तो आज हमें सीखना है योग पर गुणन का वितरण। ठीक है, योग पर गुणन का वितरण ये देखना है। ठीक है। तो इसमें क्या है पहले ये देख लेते हैं, कुछ कुछ उदाहरण दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। पहले क्या है, 6 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर मापों का एक आलेख आलेख या जिसको बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं कागज लीजिए, जिसमें 1 1 सेंटीमीटर मापों वाले वर्ग बने हों। तो आपको क्या करना है, ग्राफ लेना है। ठीक है, इसमें से ये ग्राफ का ये कितना होना चाहिए, डायमेंशन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ कि इधर जैसे लाइन जो है 6 लाइन होना चाहिए, इधर का जो घर है ऐसे 6 घर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से गुने 8 सेंटीमीटर, तो इधर का जो घर है वो 8 घर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर 8 घर होना चाहिए और इधर 6 घर होना चाहिए, ऐसा एक वर्ग लेना है आपको। ठीक है, आपके पास कुल कितने वर्ग हैं, इसको इस पूरे वर्ग कितने हैं आप कैसे पता कीजिएगा इसको। ठीक है, सिंपल सा बात है, 6 गुने 8 किए हैं तो कितना हो जाएगा 48। इसमें कितने वर्ग हैं, 48 वर्ग हैं। क्या यह संख्या 6 गुने 8 है। आप इस कागज को 6 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर मापों वाले दो भागों में काट लीजिए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। देखिए इस आकृति में क्या किया जा रहा है, इसको काट दिया जा रहा है बिचवा से। ठीक है, बिचवा से यहाँ कैसे काटना है देख लीजिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। जो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो घरों का संख्या जो है, बॉक्स का संख्या है 1 2 3 4 5 6। कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इस तरफ जो चीज को लिख रहे हैं, जिस संख्या को लिख रहे हैं वो क्या है, घरों की संख्या है। ठीक है, और इस साइड जो लिख रहे हैं वो क्या है, इस तरफ की घरों की संख्या है। इधर से हम दाएं तरफ से बाएं तरफ, बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं, फिर दाएं से बाएं तरफ आएंगे। तो इस तरफ जो घर का संख्या है ये इधर है, वो 5 से दिखाता है। ठीक है, ये 5 को दिखाता है, 5 घरों की संख्या है, 5 बॉक्स को संख्या है। और ऊपर से जब नीचे जाइएगा इधर, तो ये उसमें बॉक्स का संख्या कितना है, 6 है। तो आपको क्या करना है, काटना कैसे है, इधर से आपको गिन लेना है, 5 बॉक्स गिन लिया, वहां से काट देना सीधा। यहाँ से देखिए, यहाँ से काटा गया इसको। ठीक है, यहाँ से काटा गया। तो अगला जो ये बनेगा, ये कितना बनेगा, 6 गुने 3, क्योंकि ऊपर से जब नीचे जाइएगा तो जो बॉक्स का संख्या है वो तो बराबर ही रहेगा, जबकि बल्कि इधर से इधर जाने का जो बॉक्स का संख्या है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको काट देना है। अब यहाँ पे काटना है, काट लिए जैसा आकृति में दिखाया गया है। उसके आगे करना क्या है वो देखिए। देखिए आप यहाँ पे आप काट के रखे हैं, ये क्या है, 6 गुने 5 है। यह क्या संख्या है, 6 गुने 5। ठीक है, जबकि ये क्या है, 6 गुने 3 है, 6 गुने 3 है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो दोनों में, इसमें जितना वर्ग है इसमें जितना वर्ग है, दोनों मिला करके कितना वर्ग होगा, ये देखना है। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों को देखिए, क्या यह 6 गुने 5 जोड़ 6 गुने 3 है। 6 गुने 5 ये है, इसको पहले गुना कर दिया हमने। उसके बाद किसको गुना किया, 6 गुने 3 को गुना किया, फिर क्या किया, दोनों को जोड़ दिए। इसका क्या अर्थ है कि 6 गुने 8, जैसे कि डायरेक्ट जो था ये पूरा घर था, ये जो था 6 गुने 8 था, इसके बराबर इस ये दोनों को अलग अलग करके जब हम लिखे तो दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा वो दोनों बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, 6 गुने 8 बराबर 6 गुने 5 जोड़ 6 गुने 3। लेकिन 6 गुने 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। एक चीज में देखने वाला बात क्या है कि देखिए 6 जो है दोनों चीज में कॉमन है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। और 6 से किसको गुना किया जा रहा है, इसमें 5 को गुना किया जा रहा है, इसमें 3 को गुना किया जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम 6 को बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को हमने बाहर लिखा, और 5 और बीच में जोड़ है, जोड़ 3, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, 5 जोड़ 3 है, इसका मतलब ये है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस तरह से हम किए और इसको देखिए, 5 को और 3 को हमने एक ब्रैकेट में रखा और 6 को बाहर ले आया, तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कि 6 गुने यहाँ 8 था ना, तो 6 को यहाँ बाहर रख दिया, फिर 8 को हम क्या किए, 5 जोड़ 3 में कर दिए। ठीक है, 5 3 8 होगा, तो इसी को हम इस तरह से लिखें। इसी प्रकार आप पाएंगे कि 2 गुने 3, ओके, 2 गुने 3 जिसको 3 जोड़ 5 से गुना किया जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि 2 गुने 3 जोड़ 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं। जैसे कि बाहर जो है, किसी भी चीज में बाहर जो गुना हो रहा है, बाहर वाला जो चीज गुना हो रहा है, इससे क्या होगा, जो जो चीज अंदर है, जैसे 3 और 5 अंदर है तो दोनों में गुना होगा एक एक बार, और बीच में जोड़ आएगा। जैसे कि
2 से 3 को गुना किया, यहाँ पे 2 गुने 3 लिखा, ठीक है। यहाँ बीच में जोड़ है तो जोड़ लिख दिया। फिर क्या किया, 2 गुने 5 किया, यहाँ पे 2 से 5 को गुना कर दिया, फिर जोड़ कर दिया, ठीक है। इसे योग पर गुणन का वितरण कहते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसमें योग है, उसमें हम गुणन का वितरण कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं योग में गुणन का वितरण, ठीक है। वितरण गुण का प्रयोग करके 4 गुने 5, 4 गुने 5 जोड़ 8, या फिर ये सब संख्या है, इतना ये आपको सवाल दिया गया है, ठीक है। ये सवाल दिया गया है, इसको ज्ञात करना है, तो बहुत आसान होगा। क्या करना है इसमें, इसमें आपको करना है 4 गुने 5 जोड़ 4 गुने 8, उस तरह से कीजिएगा आप, जो आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आपको सोचना है, खुद से चर्चा करना है और लिखना है। अब निम्नलिखित गुणन प्रतिक्रिया को देखिए और चर्चा कीजिए कि क्या हम संख्याओं का गुणन करते समय योग पर गुणन के वितरण गुण की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। देखना है यहाँ पे। पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे कि 425 गुने 135 करना है, ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, 6 से गुना करते हैं इन तीनों में, ठीक है। पहले 6 से गुना करते हैं 5 में, तो हम 6 से गुना किए 6 पच्चे 30, उसमें लिखते हैं 0। फिर 6 से 2 में किए 6 दूना 12 और 3 15 के 5। फिर 6 से गुना किए 4 में, 6 चौका 24, 24 और 1 25, तो ये लिख दिए। अगला जब गुना करते हैं तो हम पहले वाला क्या किए, हम 6 इकाई से गुना किए। देखिए 6 से हम क्या किए हैं, 425 को पहले गुना किए। उसके बाद दूसरी बार में हम क्या किए, दहाई से गुना कर दिए, 3 के दहाइयों से। तो 3 का दहाई क्या होगा, 3 0। तो इससे हमने गुना किया किसमें, 625 में, उसको नीचे लिख दिए। फिर अब सैकड़ा से गुना किए तीसरा आखिरी में, तो किसके 425 को गुना कर दिए, ठीक है, इससे सैकड़ा से। अब क्या किए हैं हम, देख लीजिए, अब इसको हमने जोड़ दिया है सभी चीज़ों को। तो जोड़ा तो ये हमारा ये गुणनफल आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए 425 से तो हम को तो सबसे गुना किए, किससे किससे गुना किए हैं, 6 से गुना किए हैं, 30 से गुना किए हैं, यहाँ पे जोड़ होगा, ठीक है, जोड़ होगा, ठीक है, ये जोड़ होगा। तो हमने किसको किसको गुना किया, 425 को 6 से गुना किया सबसे पहले, फिर 30 से गुना किया और 100 से गुना किया। तो हम जब भी किसी भी चीज़ को गुना करते हैं, बड़ी संख्याओं को गुना करते हैं, तो यहाँ भी इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, जैसे इसको क्या कर रहे थे उसी तरह से हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। अगला उदाहरण क्या है, एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती है। स्कूल है, देखिए हाँ, आप लोग जो भी पढ़ते होंगे स्कूल में, तो वहाँ पे एक दुकान होता है, कैंटीन होता है, जिसको कैंटीन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा खाने का चीज़ मिलता है, मतलब फास्ट फूड भी मिलता है, समोसा चाउमीन सब चीज़ मिलता है वहाँ पे। तो वो अगर खाने का लंच जो आप करते हैं उसमें 20 रुपया लेती है वो, ठीक है। और दूध के लिए कितना लेती है, 4 रुपया। आपको दूध चाहिए तो 4 रुपया देना पड़ेगा, और लंच चाहिए तो 20 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं। तो आप 5 दिन मान लीजिए वहाँ पे लंच भी करते हैं, दूध भी पीते हैं, तो कितना खर्चा हुआ ये पता करना है। तो इसको पता करने का 2 विधि है। एक पहला विधि क्या है कि आप क्या कीजिए कि 5 दिन का जो लंच का कितना खर्चा पड़ेगा वो निकाल लीजिए। देखिए लंच की लागत कितना दिन का है, 5 दिन का। आपको एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है, 20 रुपया, तो 5 दिन में कितना होगा, 5 गुने 20 होगा, 20 पचे 100। वहीं पर आप दूध का भी लागत निकाल लीजिए, ठीक है। तो 5 गुने 4, 5 क्या है, दिनों की संख्या है, कितना दिन आपने वहाँ पे दूध पिया, कितना दिन आपने वहाँ खाना खाया। और ये 4 क्या है, ये आपका दूध का लागत है, दूध में खर्चा कितना हो रहा है वो। 20 क्या है, ये खाना का लंच जो आप किया उसमें कितना खर्चा हो रहा है उसका है। अब दोनों को निकालने के बाद आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो कुल लागत आपको इतना आ जाएगा, 5 गुने 20 जोड़ 5 गुने 4, तो कितना हो गया, 100 जोड़ 20, तो 120 रुपया आपको आपका खर्चा हो रहा है 5 दिन में, ठीक है। दूसरा विधि आप क्या कर सकते हैं कि एक दिन की कुल राशि ज्ञात कीजिए। आप एक दिन में कितना खर्चा किए उसको, उसका पूरा दूध कुल राशि ज्ञात कर लीजिए। फिर उसको क्या कीजिए, आप 5 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए कि एक दिन में आपका टोटल खर्चा कितना होता है, आप 20 रुपया का खाना खाते हैं, 4 रुपया का दूध पीते हैं, तो कितना हो गया, 24 रुपया हो गया। टोटल आपका 24 रुपया हो गया। और कितना दिन आप वो काम करते हैं, खाते हैं या दूध पीते हैं, 5 दिन। तो आपको क्या करना होगा, 5 से इसको गुना करना होगा। तो 5 से आपने इसको गुना किया तो कितना आया, 120। आपने देखा कि दोनों में बराबर आया। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है।
तो हम दिन प्रतिदिन लाइफ में जो प्रतिदिन हमारा जीवन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हम खाते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर योग में गुणन का वितरण का सिद्धांत है। तो हर जगह हम लोग क्या करते हो, योग में जो गुणन का वितरण का सिद्धांत होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण है, वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुने 35 ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 गुने 35 को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 12 गुने 35 हमने लिखा, तो 12 को हमने बाहर ले लिया, 35 को क्या लिखा, 3 जोड़ 5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या किए हम, 12 जोड़ 30 लिख सकते हैं, 12 जोड़ 30 फिर 12 जोड़ 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 जोड़ 30 जोड़ 12, 12 गुने 5, 12 गुने 30 हो गया, सॉरी 12 बीच में गुना है तो 30 हो गया, फिर जोड़ है तो जोड़ लिख दिए, 12 गुने 5, 12 गुने 5। आप ऐसा कीजिएगा या फिर डायरेक्ट ऐसे करके आप उत्तर प्राप्त कीजिएगा, बात बराबर होगा, आपका आएगा 420 ही आएगा। ठीक है, अगला उदाहरण है, सरल कीजिए, 126 गुने 55 जोड़ 126 गुने 45। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख दिया गया है। आप देख रहे हैं इसमें 126 क्या है, दोनों में है। ठीक है, तो 126 को आप बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 126 को बाहर लिख के हम लोग 55 जोड़ 45 कर दिए हैं, कॉमन दोनों में है, दोनों में 126 से गुना हो रहा है, 45 में भी है, 126 गुना हो रहा है 55 में भी, तो दोनों को लिख के हम ये कर दिए, तो आया तो कितना आया, 26 कितना आया, 12,600, तो इतना आएगा। उसी तरह से आपको कुछ सवाल दिया गया है, ये बनाइए। ठीक है, अब हमको समझना है तत्समक अवयव। ठीक है, योग और गुणन के लिए, योग और गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझना है, किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्याओं के संग्रह से किस रूप में भिन्न है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो दोनों में भिन्न कहाँ पर है, यह केवल पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शून्य की उपस्थिति के कारण है। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या में क्या है, एक शून्य ज़्यादा है, जबकि प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होता है, मतलब शून्य नहीं है। तो यहीं पर अंतर है, ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है, बस शून्य के चलते एक पूर्ण संख्या हो गया और किसी में शून्य नहीं है तो वो प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, इस संख्या शून्य की योग में विशेष भूमिका है। ठीक है, इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्या में जो शून्य का योग हुआ है, ठीक है, पूर्ण संख्या में जो शून्य को लाया गया है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इस भूमिका को हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित सारणी की सहायता से, एक सारणी दिया गया, इसके मदद से हम समझते हैं कि इसका क्या महत्व है, क्या कैसे ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 0। तो यहाँ पे देखिए, आप 7 में क्या कर रहे हैं, 0 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 में 0 को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। 0 में 1 को 15 को जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। 0 में 26 को जोड़ रहे हैं तो 26 आ रहा है। तो आप जब शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, तो एक 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या में है जिसमें अगर किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़िएगा तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि 7 एक पूर्ण संख्या है, हमने 7 में 0 को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। 5 भी पूर्ण संख्या है, 5 में भी 0 को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से जोड़िएगा या फिर शून्य में किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़िएगा तो आपको वह पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, परिणाम स्वयं वही पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, वही चीज बोला, परिणाम जो है स्वयं पूर्ण संख्या होता है, यही पूर्ण संख्या होता है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़िएगा तो पूर्ण संख्या आएगा, यही कारण है। इस कारण की वजह से इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, या तत्समक कहते हैं। ठीक है, शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। तो जो शून्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से जोड़िएगा तो वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणन की संक्रिया में भी शून्य की एक विशेष भूमिका होती है। ठीक है, जो गुणन का जो प्रक्रिया है उसमें भी शून्य का विशेष गुण है। किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या है
कि आप किसी भी पूर्ण संख्या को अगर शून्य से जोड़ते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी पूर्ण संख्या को आप जीरो से गुना करते हैं, शून्य से गुना करते हैं, तो हमेशा आपको शून्य ही प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़ा ही खासियत है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, उदाहरणार्थ निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। एक प्रतिरूप है, यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि 5 गुने 6 तो 30, 5 गुने 5 तो 25, 5 गुने 4, ये सब इस तरह से आपको प्रतिरूप दिखाया गया है। फिर बोला क्या जा रहा है आपसे, देखिए कि किस प्रकार गुणनफल में कमी हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमेशा नीचे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गुणनफल में कमी हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहले गुणनफल किए तो 30 आया, फिर 25, 20, 15, इस तरह से कमी हो रहा है। क्या आप कोई प्रतिरूप देख रहे हैं? क्या आप अंतिम चरण का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप अंतिम चरण में क्या चीज़ आएगा वो अनुमान लगा सकते हैं? क्या यही प्रतिरूप अन्य पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य है? इसको दो अलग अलग पूर्ण संख्याओं को लेकर ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो अलग अलग पूर्ण संख्या आपको लेना है, जैसे कि यहाँ हमने 5 लिया, फिर आप 6 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कुछ भी पूर्ण संख्या लेके देखना है कि क्या हमेशा नीचे जाते वक्त, जैसे कि मतलब आप यहाँ पे 6 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 से उसके बाद 5 से कीजिएगा, 4 से कीजिएगा किसी भी पूर्ण संख्या को, तो हमेशा जो इसमें होता है घटता है, ये क्या जो इसका गुणनफल आ रहा है वो हमेशा नीचे आता है, घटता है क्या, ठीक है, ये आपको पता करना है। आपको पूर्ण संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक प्राप्त हुआ, ठीक है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने या शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये तो है, पता चला अभी तक बात। ऐसी ही स्थिति में पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक भी तो क्या है, गुणात्मक तत्समक की है, ठीक है। निम्नलिखित सारणी को देखिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे हम योज्य तत्समक। तो अभी देखना है हमें गुणात्मक तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि किसी भी संख्या को उससे जोड़िएगा, मतलब गुना कीजिएगा, तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। अभी जोड़ने पर जब हम पढ़े थे योज्य तत्समक में, उसमें क्या होता था, किसी भी पूर्ण संख्या को हम लोग जीरो शून्य से जब जोड़ते थे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता था। लेकिन गुणात्मक तत्समक में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि उससे गुना करना है। तो एक जो है इससे अगर किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को हम गुना करेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 7 गुने 1 किए तो 7 आया, 5 गुने 1 किए तो 5 आया, 1 गुने 12 किए तो 12 आया। तो ये क्या है, गुणात्मक तत्समक हो गया किसका, पूर्ण संख्या का। आप सही सोच रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए एक तत्समक अवयव या तत्समक है। दूसरे शब्द में पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। तो जो यहाँ पे बोला गया है कि जो एक है पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है, गुणात्मक तत्समक है, और जीरो जो पूर्ण संख्याओं के लिए वो क्या है, योज्य तत्समक। ये दो चीज़ याद रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि जीरो क्या है, शून्य क्या है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, जबकि एक क्या है, वो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है, इसको बनाना है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग प्राप्त कीजिए। ये सब चीज़ को करते जाना है, बहुत सारा सवाल है।